नमस्कार। आप सभी का योग के प्रैक्टिकल क्लास में स्वागत है। आज हम लोग मेडिटेशन अर्थात ध्यान, जो योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, योग के अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उस पर चर्चा करेंगे और उसको जानेंगे। मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन क्यों करना चाहिए और मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। मेडिटेशन व्हाट, व्हाई एंड हाउ, इस विषय पे चर्चा और प्रैक्टिकल दोनों करेंगे। चूँकि प्रैक्टिकल क्लास है तो थ्योरी संक्षिप्त सा जानते हुए इसके प्रैक्टिकल पक्ष को भी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मेडिटेशन क्या है। प्रैक्टिकल क्लास में हमने आप लोगों को ये पढ़ाया है और बताया है कि योग अभ्यास के प्रैक्टिकल में जो भी अंग होते हैं उनका सामान्य आर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद फिर योगिक सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, जिसमें हम शरीर को वार्म अप करते हैं, शरीर को रेडी करते हैं आसनों के लिए। उसके बाद आसन करते हैं, उसके बाद प्राणायाम करते हैं और उसके बाद ध्यान करते हैं। तो इस तरह से ये एक सामान्य आर्डर होता है। षटकर्म का अभ्यास अगर करना है, क्योंकि षटकर्म में कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो रोज नहीं होते हैं या उनका एक सेटअप अलग होता है। अब हम आसन का करने का स्थान या योग के अन्य अंगों का करने का अभ्यास का स्थान अलग होगा, लेकिन अगर हमें नीति करना है या हमें कुंजल करना है तो उसका स्थान अलग होगा। तो इसलिए षटकर्म का अभ्यास अगर होना है तो सबसे पहले होगा। तो जिस दिन षटकर्म का अभ्यास शामिल है उस दिन पहले षटकर्म, फिर सूक्ष्म व्यायाम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान, ये आर्डर चलेगा। ये सभी लोग नोट कर लें। जिनको ये छूट रहा है वो इस ऑडियो, ये पूरी रिकॉर्डिंग शाम तक ग्रुप उसमें आ जाएगी ज्ञान संचय पर, तो वहाँ से उसको प्ले करके करें। लेकिन ये जिसको नहीं याद है जबानी, वो इसको याद कर ले। इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और थ्योरी में भी पूछा जा सकता है कि सामान्य योगाभ्यास प्रैक्टिकल के अंग क्या हैं, उनका आर्डर क्या होता है, उनको एक्सप्लेन करें। और ऐसे भी प्रैक्टिकल पक्ष के लिए आपको ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पे षटकर्मों का अभ्यास, अगर उस दिन षटकर्म होना है तो। उसके बाद योगिक सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद आसन, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद ध्यान। ये सामान्य आर्डर होता है, जिसमें मैंने अलग अलग दिनों पे इनकी चर्चाएं की हैं। ऑफलाइन क्लास हो रही थी तब भी चर्चा की है। आज का विषय है ध्यान। तो ये जो हमने आर्डर बताए, ये आर्डर क्रमशः एक दूसरे का, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे का, यानी कि ऊपर के सारे अंगों के अभ्यास के प्रभाव को बढ़ाता है। षटकर्म से आगे के अभ्यास इजी हो जाते हैं, इसी तरह से सूक्ष्म व्यायाम से, इसी तरह से आसन से, इसी से प्राणायाम से। ध्यान के लिए जितने भी ध्यान के पहले अभ्यास हैं, दीज आर सपोर्टिंग फॉर मेडिटेशन। ये सभी मेडिटेशन को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा अंततोगत्वा जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो क्या है? समाधि। और समाधि को साइंटिफिक में लीजिए। समाधि का मतलब ये ना समझिए कि हम योग को स्वास्थ्य के लिए पढ़ रहे हैं या कोई इसको चिकित्सा के लिए पढ़ रहा है तो उसके लिए बेकार है। नो, यहाँ समाधि का अर्थ है, यद्यपि समाधि का टेक्सुअल में जो अर्थ है वो है, लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण से, जो मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से वो मैं बता रहा हूँ, मस्तिष्क की सर्वोच्च क्षमता का विकसित हो जाना, ब्रेन की सर्वोच्च क्षमता का विकसित हो जाना, ब्रेन में जितनी भी योग्यताओं की संभावना है वो सारी संभावनाएं एक्टिवेट हो जाना, सक्रिय हो जाना, ये समाधि की स्थिति है। और ध्यान उसके पहले का पावधान है। तो हमारा अंततोगत्वा जो गोल है, वो गोल है कि हम अपने मन की और अपने ब्रेन की, मन और ब्रेन दोनों में इस्तेमाल कर रहा हूँ, माइंड और मस्तिष्क दोनों की कार्य क्षमता की जो अधिकतम संभावना है उसको अचीव करना, नंबर 1। नंबर 2, जहां पर हम हैं, हमारे मस्तिष्क और ब्रेन की जो भी योग्यता है, उस योग्यता को अनवरत बढ़ाते जाना, ये योग का टारगेट है, ये योग का लक्ष्य है। उसे अनवरत बढ़ाते जाना,
आज हमारी जो कैपेसिटी है कल उससे और ज़्यादा हो, परसों उससे और ज़्यादा हो। अगर आप योग का अभ्यास कर रहे हैं नियमित, तो निश्चित वो बढ़नी चाहिए, ना तो वो घटनी चाहिए और ना ही वो एक जगह रुकनी चाहिए। वो मस्तिष्क की कार्य क्षमता और मन की कार्य क्षमता अनवरत बढ़नी चाहिए। और यहाँ कार्य क्षमता का अर्थ केवल आईक्यू लेवल से नहीं है, केवल बहुत ज़्यादा लर्न करने की योग्यता है उसी से नहीं है। इसका एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक उसका समग्र मतलब है। समग्र का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, मन की स्थिरता, यानी कि हम डिसीजन लेने की हमारे अंदर भी क्षमता है, एनालिसिस करने की भी हमारी क्षमता है, जल्दी हमें चीज़ों को समझने की भी क्षमता है। लेकिन इन सब से जो ज़्यादा आवश्यक है वह यह कि मन को संतुलित रखने की योग्यता है, मन को सहज रखने की आवश्यकता है। हमारे सामने जो प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही हैं, क्योंकि ये जीवन है, संसार है, वो सब आएंगी आएंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो उन परिस्थितियों में हम अपने मन को कितना ज़्यादा अप्रभावित रखने में सक्षम हो जाते हैं, इट इज मेन क्वालिटी ऑफ माइंड। और योग का मेन फोकस इसी पर है कि जब हमारे साथ ऐसी घटना घटित होती है जो हमें, जिससे हमें हानि होती है या हानि होने की संभावना है, या हमारे लिए वह प्रतिकूल अवस्था है या फिर अनुकूल अवस्था है, दोनों में, तो दोनों में हम कितना ज़्यादा स्थिर हैं, कितना ज़्यादा हमारे अंदर स्टेबिलिटी है, ये इसकी फ्रिक्वेंसी, इसकी मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, आप समझिए उतना ज़्यादा आप योग की ओर बढ़ रहे हैं। और चाहे जितनी आपकी आईक्यू लेवल की क्षमता हो, चाहे इतना आपके डिसीजन लेने की क्षमता हो, चाहे इतना आपके और लर्न करने की क्षमता हो, लेकिन अगर ये क्षमता नहीं है, किस चीज़ की क्षमता, सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते, सफलता और असफलता दोनों घटित होने पर मन को स्थिर रखने की योग्यता, अगर यह योग्यता नहीं है और आपका दूसरे की अपेक्षा मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, या जितना कल होता था आज उससे ज़्यादा होने लगा, जितना आज से 10 साल पहले होता था आज ज़्यादा होने लगा, निश्चित आपके योग के अभ्यास सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। तो योग का अभ्यास जो भी आप कर रहे हैं सही दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका एक ही पैरामीटर है, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ माइंड का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि केवल एकाग्रता, कंसंट्रेशन, नो। यहाँ इसका मतलब है हमारे साथ होने वाली अनुकूल और प्रतिकूल घटनाओं में मन में कम से कम उतार चढ़ाव आना, और जो आज आ रहा है उसमें क्रमशः कमी होते जाना, ये है पैरामीटर योग का। और इसी लक्ष्य को हम टारगेट करके योग का अभ्यास करते हैं, और यह जब पूरी तरह से स्थिर हो जाता है उसे ही समाधि की अवस्था कहते हैं। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। इसी को पतंजलि ने कहा योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। उसी को गीता ने कहा योगः कर्मस कौशलम, क्योंकि इस अवस्था में किए गए कर्म बंधन का कारण नहीं बनते हैं, और वही कर्म बंधन का कारण जो न बने वही कर्म योग की पहचान है। तो ये हमारा मेन गोल है। इस गोल में मेडिटेशन को अब आज हम समझेंगे। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है मन को, जो ध्यान की परिभाषा महान ऋषि पतंजलि ने क्या दी है, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, मन का किसी एक ही विषय पर एक तान हो जाना, उसमें कोई दूसरा विषय ना आना, ये ध्यान है। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, एक तानता हो जाना, दूसरा विषय का उसमें प्रवेश ना हो, यही ध्यान है। तो ये कितनी देर हो, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है, बताया है, आज फिर मैं बता रहा हूँ। मन में एक समय में एक ही विषय रहता है, दूसरा असंभव है प्रवेश कर पाना, दूसरे विषय का प्रवेश कर पाना असंभव है। आप लोगों को आवाज़ मिल रही है? चूंकि लाइट चली गई, कहीं इसका इंटरनेट का कनेक्शन लाइट से प्रभावित तो नहीं है? आवाज़ मिल रही है? नेटवर्क चला गया। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो
इस प्रकार ध्यान जो है वो मन की एक तानता का नाम है। यद्यपि मन में एक समय में एक ही अनुभव रहता है, एक ही ज्ञान रहता है, दूसरा ज्ञान एक समय में प्रवेश ही नहीं कर सकता। एक के अतिरिक्त दो या दो से अधिक एक्सपीरियंस, अनुभव या विषय मन में एक साथ किसी कीमत पे प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये योग शास्त्र का अटल सिद्धांत है। तो यहाँ एक तांता का अर्थ क्या है? एक तांता का अर्थ है पीरियड ऑफ दैट तानता, पीरियड ऑफ दैट एक्सपीरियंस, समयावधि। क्योंकि जहाँ ये मन की योग्यता है कि एक समय में एक ही विषय रह सकता है, वहीं दूसरी उसका सामान्यतया स्वभाव क्या है कि वो बहुत जल्दी जल्दी विषय बदलता रहता है। विषय बदलने की फ्रीक्वेंसी बहुत तीव्र होने के कारण हमें भ्रम होता है कि एक समय हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। एक समय हमें त्वचा के द्वारा ये भी अनुभव हो रहा है कि ये हार्ड है, और उसी समय हमें ये भी अनुभव हो रहा है कि सामने वाला लाल कपड़े पहने हुए है, या आपको सुनाई पड़ रहा है उसी समय। ये जल्दी जल्दी विषय बदलने के कारण हो रहा है। वास्तविकता ये है कि जिस समय आप सुन सकते हैं उस समय आप त्वचा से ज्ञान नहीं ले सकते हैं। मैं कई बार इसको दूसरे स्टेटमेंट से बोलता हूँ कि एक व्यक्ति के हाथ में आग का गोला रख दिया जाए और दूसरी ओर उसके कान में नगाड़े बजाए जाए, तब भी उसे एक समय में एक ही ज्ञान होगा, चाहे हाथ के जलने का ज्ञान हो, चाहे कान पर नगाड़े की ध्वनि की आवाज़ हो, एक ही होगी, एक समय में दो नहीं हो सकती। ये योग शास्त्र का अटल सिद्धांत है। तो यहाँ ध्यान का अर्थ क्या है? यहाँ ध्यान का अर्थ है जो एक्सपीरियंस हो रहा है मन में, जो एक विषय है एक समय में, उसी एक ही विषय की का पीरियड ज़्यादा हो जाए, ये है एक तानता। तानता का मतलब है पीरियड ऑफ दैट कनेक्टिविटी। मन का उस विषय से जो कनेक्शन है वो लंबा हो जाए, तो उसे हम ध्यान कहेंगे। कितना लंबा हो जाए, इसको कमेंटेटर्स ने स्पष्ट किया है। कितना लंबा हो जाए? इतना लंबा हो जाए कि 12 श्वास से ज़्यादा हो जाए। 12 श्वास तक वो रहेगा धारणा, और आफ्टर 12 ब्रेथ, आफ्टर 12 पीरियड ऑफ ब्रेथ क्या हो जाएगा? ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि किसी भी विषय, किसी भी व्यक्ति को जब वो ध्यान कर रहा है तो उसका मन मान लीजिए उगते हुए सूर्य का केवल अनुभव कर रहा है और कुछ नहीं। तो उगते हुए सूर्य को इतनी देर, उस उगते हुए सूर्य में कोई दूसरा विषय ना आने पाए, जितनी देर में उसकी जो श्वासें चल रही हैं उनकी संख्या 12 मिनट से ऊपर हो जाए। अगर 12 के अंदर होती हैं तो वो धारणा कर रहा है, 12 से ऊपर हो जाएंगी तब वो ध्यान में कन्वर्ट होगा। तो आप समझ लिए 12 का मतलब 1 मिनट से लगभग लगभग ऊपर, क्योंकि सामान्यतः नंबर ऑफ ब्रेथ का जो रेशियो रहता है 12 से 15, 18, 16, यही 15-16 नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट का होता है। लेकिन जहाँ आप ध्यान करेंगे नंबर ऑफ ब्रेथ और स्लो हो जाएगी, नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट कम हो जाएंगे। तो 12 से ऊपर का मतलब है 1 मिनट से ऊपर अगर किसी व्यक्ति का विषय किसी भी विषय के साथ तानता बनी रहे, दूसरा विषय उसमें ना आने पाए, दैट इज ध्यान। यही ध्यान का अर्थ है, यही ध्यान है अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। और वो विषय कैसा हो? विषय वो निगेटिव ना हो, क्योंकि डिप्रेशन में भी विषय नहीं बदलता है, मैं कई बार आपको मैंने बताया। तो उसे हम ध्यान नहीं कहेंगे। ध्यान हम उसे कहेंगे कि मन का जिस विषय पे संलिप्तता हुई है, मन जिस विषय के साथ कनेक्ट किया गया है, वह विषय ऐसा हो जिसका प्रभाव मन पर सकारात्मक पड़ने वाला हो। मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से अगर कहें तो मन का ऐसे विचार के साथ संयोग, जिस संयोग के साथ शरीर में स्वास्थ्य प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन वाले हार्मोन्स का सिक्रेशन हो। क्योंकि विचारों का माइंड के साथ कनेक्शन का सीधा रिलेशन है एंडोक्राइन सिस्टम से, और जैसे विचार वैसे हार्मोन्स का सिक्रेशन, डायरेक्ट कनेक्शन है और बहुत फास्ट करने वाला काम। ये बहुत फास्ट इसका रिएक्शन होता है, इसमें समय नहीं लगता है। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का किसके ऊपर डिपेंड है? ये टोटली
हमारे मन में आने वाले विचारों के आधार पर काम करता है। इसीलिए योग सूत्र का जो कॉन्सेप्ट है, महर्षि पतंजलि का जो कॉन्सेप्ट है, उसका केंद्र बिंदु है, उसका बेसिक आधार है विचार, जिसको योग की भाषा में कहा गया है, महर्षि पतंजलि की भाषा में कहा गया है चित्त की वृत्तियां। क्लास आपकी चल रही है, उसके लिए मैंने फ़ोन किया था कि आप लोग जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ। मेडिटेशन की क्लास है 10 से 11, प्रैक्टिकल क्लास रोज होती है। ठीक है, क्लास चल रही है, लिंक जो भेजा वही सेम लिंक है। तो ये हो गया ध्यान। ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करें, उसका भी उत्तर इसी में आ गया। ध्यान इसलिए करें क्योंकि अल्टीमेट जो गोल है ध्यान का, वो ध्यान जब परिपक्व होता है तो समाधि में कन्वर्ट होता है। ध्यान और समाधि कभी की नहीं जाती है, धारणा की जाती है। धारणा धारणा करते करते धारणा ध्यान में कन्वर्ट होती है, और फिर ध्यान जब लंबा हो जाता है तो वही ध्यान समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभ्यासी केवल स्टार्ट करता है और उसके बस में केवल धारणा की प्रैक्टिस है। जब धारणा करते करते ध्यान में कन्वर्ट होता है और ध्यान करते करते अपने आप समाधि में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम यहाँ बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि हाँ मेडिटेशन आपको कराएंगे या मेडिटेशन बताएंगे। तो थ्योरी तो पढ़ी जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल केवल धारणा का होता है, ध्यान का नहीं होता है। ध्यान घटित होता है और आफ्टर परफेक्शन ऑफ मेडिटेशन समाधि विल बी हैपन। समाधि जो है वो घटित होती है। तो ध्यान एंड समाधि दोनों घटित होते हैं, दोनों अभ्यास नहीं किए जाते। अभ्यास केवल होता है धारणा। तो क्यों करें, इसलिए करें नंबर 1, क्योंकि हमें मन की जो सर्वोच्च अवस्था है, ब्रेन की जो सर्वोच्च अवस्था है, उस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना है, जिसका योग की भाषा में नाम है समाधि। इसलिए करें। नंबर 2, तो इसका मतलब जब समाधि मिलेगी तभी हमें फायदा होगा, उससे पहले नहीं होगा? नो। ध्यान इसलिए भी करें कि जिस दिन से आप करना शुरू करोगे उसी दिन से लाभ शुरू हो जाएगा। इसको एक दूसरे उदाहरण से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए बीएससी थर्ड ईयर या बीएससी योग क्यों कर रहे हो या बीपीटी क्यों कर रहे हो, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा भाई इसकी आपको डिग्री मिल जाएगी। तो डिग्री तो 3 साल 4 साल का जो कोर्स है 4 साल पूरा होने पे मिलेगी, उसके पहले क्या कोई लाभ नहीं होगा? नहीं होगा। फर्स्ट डे से ही होगा, क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट डे क्लास में आओगे उसी दिन से उस अवस्था को प्राप्त करने के जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो उसी दिन से मिलना शुरू हो जाएगा और उसका आप डे टू डे लाइफ में उसी दिन से इस्तेमाल करना शुरू कर लोगे। ठीक उसी प्रकार ध्यान का जो अंतिम परिणत है वो तो जब होगी होगी, लेकिन जिस दिन से आप करना शुरू करोगे उसी दिन से 2 लाभ फर्स्ट डे से शुरू हो जाएंगे। पहली किस्त फर्स्ट डे से शुरू हो जाएगी 2 तरह से। पहला, जब आप ध्यान करोगे तो उस समय जो मन की स्वतंत्रता थी वो खत्म हो जाएगी। आप उसे पर्टिकुलर किसी एक विषय पर बार बार लाने की प्रैक्टिस करोगे तो उसका जो फैलाव था, उसकी जो स्वतंत्रता थी, कभी कुछ सोच रहा, कभी कुछ सोच रहा, कभी कुछ सोच रहा, और ज़्यादातर माइंड कहाँ जाता है? जो बहुत बिजी लोग हैं उनका जिस तरह जो जो कार्य का प्रेशर होता है ना, उसी पे माइंड जाता है। बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो उनके प्रोफेशन से जुड़े हुए प्रेशर पे ही माइंड रहता है। और जिनका प्रेशर पे नहीं रहता, मैं बहुत साइंटिफिक और बहुत सटीक बात बता रहा हूँ, व्यक्ति का 2 जगह माइंड रहता है। जो व्यक्ति बहुत बिजी है उसके उसके बिजी रहने के उसमें जो कार्य का प्रेशर है वहाँ पर माइंड रहता है, और अगर प्रेशर नहीं तो खुराफात में माइंड रहता है। बस 2 ही जगह रहता है। मतलब 2 जगह मीन्स 2 सेंटर पॉइंट। बाकी आप उसको कहीं भी ले जाओ, भाग के जैसे सो फ्री होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, वही जगह पहुंच जाएगा, या तो खुराफात में और या तो प्रेशर में। जिसकी लाइफ में प्रेशर नहीं है तो खुराफात में, और जिसकी लाइफ में प्रेशर है तो प्रेशर में, और बोथ आर वेरी हार्मफुल। उसमें रहेगा तो प्रेशर में जो रहेगा, जिसका माइंड प्रेशर में रहेगा, तो मैंने अभी पहले बता दिया है मेडिटेशन या ध्यान का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। जैसे विचार वैसे हार्मोन्स का सिक्रेशन। Secretion of hormones and thoughts both are very close, and hormonal secretion
आर सिक्रेशंस आर टोटली डिपेंड ऑन थॉट्स, ये पूरी तरह से विचारों पर केंद्रित है। इसलिए दूसरी भाषा में कहें तो ये आपके हाथ में है, आप जैसे चाहो वैसे हार्मोन्स आपकी बॉडी में सिक्रेट हो सकते हैं। जैसे हार्मोन्स को सिक्रेट कराना है, आपका केवल काम है वैसे विचारों को लाओ, और विचारों को लाने के लिए मन को छोटी छोटी चीज़ों में बांधो। जैसे छोटा बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाता है या पढ़ने में उसकी नहीं रुचि है, तो प्ले ग्रुप में क्यों डालते हैं उसको? तो ये कहता है मैं तो खेलने जा रहा हूँ, लेकिन खेल खेल में उसकी एक आदत पड़ रही है, समय से जाना है, समय से आना है, वहाँ मम्मी से बात नहीं होगी, वहाँ ये होगा, वहाँ वो होगा, एक अनुशासन में शुरू हो गया। और वो तो समझ रहा है मैं खेलने जा रहा हूँ, लेकिन कायदे में वो उसकी लेसन शुरू हो गया। ठीक उसी प्रकार मेडिटेशन ऐसे नहीं तो उसको दूसरी तरह से, क्योंकि विचारों पे हमारा हार्मोनल पार्ट पूरा डिपेंड करता है, तो विचारों को हम एक एक काइंड ऑफ थॉट्स, एक निश्चित प्रकृति के विचार लाने के लिए वैसा स्वाध्याय शुरू कर सकते हैं, वैसी संगत शुरू कर सकते हैं, वैसे वीडियोस देखना शुरू कर सकते हैं, वैसा चिंतन मनन शुरू कर सकते हैं। चिंतन मनन हो सकता है ना कर पाए, क्योंकि उसमें कोई स्थूल माध्यम नहीं है, लेकिन अगर आपने स्वाध्याय वैसा शुरू कर दिया तो उस स्वाध्याय के आधार पे मन में पर्टिकुलर एक नेचर के भी थॉट्स जाने लगेंगे, और जैसे ही जिस नेचर के थॉट्स जाएंगे वैसे ही हार्मोन्स का सिक्रेशन बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान क्यों करें? ध्यान का अंतिम गोल है तो है ही, वो हमारा टारगेट है, लेकिन जब तक वो नहीं अचीव होगा तब तक जितना हम करेंगे उतना हमें डे टू डे तुरंत का तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहला लाभ क्या होगा? पहला लाभ होगा कि जो मन का फैलाव है, जो मन की स्वतंत्र किसी भी दिशा में, गड्ढे में या नाले में कूदने की जो आदत है उस पर प्रतिबंध लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, 2 मिनट ही अगर आपने किया तो जो प्रबल काम होते हैं वो ज़्यादा समय थोड़े किए जाते हैं, उसका 2 मिनट काफ़ी है। अगर आपने 2 मिनट ही ध्यान किया, लेकिन एक निश्चित समय पर और निश्चित नियमितता उसमें कर दी, 2 चीज़ें, निश्चित और नियमितता, तो कुछ ही दिनों में मन की आदत हो जाएगी, मन की उस प्रक्रिया से दोस्ती हो जाएगी, और जैसे दोस्ती होगी तो जो भी बीच में कूड़ा कचरा 24 घंटे में आता है वो उसको 2 मिनट में क्लीन कर देगा, साफ कर देगा। तो ध्यान इसलिए करें कि मन की स्वतंत्रता, मन की जो गड्ढे में कूड़े कचरे में जाने की का स्वभाव है उस पर अंकुश लगे। क्यों ये लगना जरूरी है? क्योंकि उसी तरह के हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, और हार्मोन्स का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध, ये तो बताने को किसी की आवश्यकता है नहीं। और दूसरा, जब हम ध्यान करते हैं तो दूसरा फायदा क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ थॉट्स, यानी विषय से कनेक्टिविटी का पीरियड, जिसको एकतानता योग की भाषा में कहा गया, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर एक बार आपका किसी एक विषय में बढ़ने लगा तो जहां उसकी आदत हुई वो वही आपका अपने कार्य में भी शुरू हो जाएगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया। जैसे किसी को बढ़िया बोलने की आदत है, बढ़िया बोलता है, तो वो सब जगह बढ़िया बोलेगा, वकालत करेगा तो वहां भी बढ़िया बोलेगा, ऑफिस में आएगा तो वहां भी बढ़िया बोलेगा, राजनीति करेगा तो वहां भी बढ़िया बोलेगा। और किसी की आदत है वो गंदा बोलने की, तो अच्छे समाज में बैठेगा तभी गंदा बोलेगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर मन की आदत पड़ गई कंसंट्रेशन की, तो जो ध्यान के समय आपको हार्मोनल लाभ मिल रहा था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दूसरा उसका जो आ जाएगा कि आपका जो मेन प्रोफेशन है उसमें कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और जैसे ही उसमें एकतानता बढ़ेगी वैसे ही उसकी क्वालिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये 2 लाभ हो गए, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत आवश्यक है, ताकि विषय आसानी से समझ में आए, विषय गहराई से समझ में आए, और विषय को रटा नहीं समझा जाए। जब आप समझेंगे तो नए थॉट्स डेवलप होंगे, आप उसको नए सिरे से उस पर एनालिसिस कर सकेंगे, आप खुद उस पर आविष्कार कर सकेंगे, आप अपने नए अनुसंधान उसमें ऐड कर सकेंगे। और अगर विषय को रटेंगे तो रटे रटाई चीज जहाँ से शुरू होती वहीं खत्म हो जाती। सिद्धांत रटिए, लेकिन रटने के बाद उसको समझिए, उसके एक एक चीज़ का ऑपरेशन करिए। तो ये दूसरा पार्ट पूरा हुआ कि मेडिटेशन क्यों करें, ध्यान क्या और ध्यान क्यों। अब ध्यान कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर एक 5-7 मिनट का ध्यान भी करेंगे। तो ध्यान क्यों करें ये हमने चर्चा कर ली। अब ध्यान कैसे करें? ध्यान करने के लिए पहला काम होता है कि हम किसी एक विषय का चयन करते हैं।
मैंने पहले कहा कि मन हरदम एक समय में एक ही विषय पे रहता है। दूसरी बात जो सिद्धांत है योग का, मन किसी न किसी विषय पे जरूर रहता है, वो कोई ना कोई विषय रहेगा ही। माइंड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट थॉट्स, इट इज़ वेरी नेसेसरी डाइट ऑफ माइंड। The thoughts is a very necessary of thoughts are very necessary diet of mind। यह मन का बहुत ही आवश्यक आहार है, बिना उसके वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। केवल आपका काम है थॉट्स के नेचर को बदलने का, बस वही ध्यान। नंबर 1 थॉट्स का नेचर बदलिए, नंबर 2 थॉट की एक तांता बढ़ाइए, यानी कि थॉट्स बदले नहीं जल्दी जल्दी, उसका पीरियड बढ़े। बस ध्यान में 2 काम करने का प्रयास किया जाता है बस। और जब तक उसका पीरियड 12 ब्रेथ के नीचे है, मोटा मोटा 1 मिनट के कम है, वो सब धारणा है, ध्यान नहीं है। जब वो 1 मिनट से ऊपर हो जाए तब वो ध्यान की कैटेगरी में आएगा। चलिए अब हम शुरू करेंगे, अब हम ये कहेंगे कि ध्यान कैसे करें। तो कोई एक विषय लेते हैं और उसमें मन को रोकते हैं। तो विषय कैसा हो? विषय कुछ भी आप कर सकते हो। शास्त्रों में उसके तमाम उदाहरण दिए गए हैं, गीता में भी दिए गए हैं। ध्यान योग नाम का 6वां अध्याय है, वहाँ पर पूरी बात बैठने की विधि बताई गई है। तो बैठने के जो ध्यानात्मक समूह के आसन है, उसमें किसी एक आसन में बैठ सकते हैं। अगर उस आसन में नहीं बैठ सकते हैं किसी भी कारण से, तो आप सोफे पे बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए। उसको घुटने में दर्द है तो ध्यानात्मक समूह का कोई भी आसन नहीं लगा पाएगा। या मान लीजिए स्लिप डिस्क की समस्या है, नहीं कर पाएगा, तो कोई बात नहीं। उसका उसका जो मुख्य स्वभाव है वो समझ लीजिए। स्वभाव क्या है कि हमारी काया, धड़ का जो भाग है वो सीधा रहे, हमारा सिर, ग्रीवा और स्पाइन ये पूरी एक अलाइनमेंट में रहे, सीधी रहे, बस ये होना चाहिए। इसके अलावा आप सोफे पे बैठे हैं कि बेड पे बैठे हैं कि चेयर पे बैठे हैं, वो चल जाएगा। अगर आप प्रॉपर ध्यान समूह के किसी आसन में नहीं बैठ सकते हैं तब। वो आसन आप सबको कई बार बताए जा चुके हैं, एक बार मैं पुनः रिपीट किए दे रहा हूँ। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, सिद्धियोनासन, वज्रासन, सुखासन, किसी भी एक आसन में बैठ जाइए। और जो इनमें से किसी एक आसन में भी नहीं बैठ सकते हैं, वो कुर्सी या सोफे या चेयर पे भी बैठ के इसको कर सकते हैं। ये बैठने की स्थिति हो गई। अब ध्यान शरीर के बाहर भी किया जा सकता है, शरीर के अंदर भी किया जा सकता है, कहीं पर भी करें। जैसे कि शरीर के बाहर किसी एक दृश्य को ले लिया, अपने आस्था के अनुसार देवी देवता की प्रतिमा भी ले सकते हैं। भगवान राम की प्रतिमा ले ली, गणेश की प्रतिमा ले ली, भगवान शिव की प्रतिमा का मन में ध्यान के रूप में विषय में चयन कर लिया, हनुमान जी का ध्यान कर लिया। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। या कोई नेचुरल वस्तु ले ली, पेड़ हैं, बहती नदियां हैं, झरने हैं, उगता हुआ सूर्य है, कुछ प्रकृति की वस्तु ले ली, किसी को भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ एक और आप शरीर के किसी अंग को भी तय कर सकते हैं। अपनी नासिका का ध्यान, अपनी श्वास का ध्यान, अपने शरीर के किसी अंग का ध्यान। उपनिषद में पढ़ते पढ़ते मुझे एक जगह ये बात मिली, एग्जैक्ट उपनिषद का नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, लेकिन ये योगोपनिषद के जो 8 उपनिषद हैं, उन 8 उपनिषदों में से किसी एक उपनिषद में है। मैं देख के आपको जरूरत होगी तो बता भी दूंगा किस उपनिषद में है, जहाँ ये कहा गया कि मन जहाँ जहाँ जाता है, प्राण वहाँ वहाँ जाता है। और ये प्राण क्या है? ये प्राण सोल की ताकत है, और इसी प्राण से हमारा आपका शरीर चलता है। जिंदा रहने का, जीवित रहने का इसके अलावा और कोई दूसरा आधार नहीं। ये हम श्वास के माध्यम से भी ग्रहण करते हैं, सोल से भी जनरेट होता है, और उसका एक बहुत बहुत न्यून स्तर पर हमें आहार से भी मिलता है। और आप समझिए जो मुश्किल से 20-25% हमारी ऊर्जा का आधार जो है वो डाइट है, उसके लिए इतनी मारामारी है। बाकी ये सब सोल और यूनिवर्स की ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। लगभग 75-70-75% भाग हमारी ऊर्जा का हम कहाँ से लेते हैं? यूनिवर्स से लेते हैं या हमारी सोल से। सोल और आत्मा और परमात्मा, सोल और यूनिवर्स, इन्हीं दोनों ऊर्जाओं से हमारा शरीर चलता है, और उसका माध्यम है ब्रेथ, श्वास। तो वहाँ पर यह लिखा है कि जो हमारी श्वास है, जो हमारा मन है, ये मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ पर प्राण जाता है, प्राण वहाँ पर तीव्र हो जाता है। और ये रिसर्च में, ढेर सारे साइंटिफिक स्टडी में भी स्पष्ट हो चुका है कि शरीर के जिस हिस्से पे अगर आप माइंड लगाओगे, मन को कंसंट्रेट करोगे, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। आधुनिक भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो ब्लड सर्कुलेशन शरीर के जिस हिस्से में ज़्यादा होगा, प्राण वहीं पर ज़्यादा जाएगा।
मेडिकल साइंस की भाषा में कह लें प्राण का मतलब जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिशंस हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, साल्ट, ये सब ब्लड में ही सर्कुलेट करके सेल्स तक पहुँचते हैं। तो जहाँ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा वहाँ इनका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा, जहाँ ब्लड सर्कुलेशन स्लो वहाँ उनका ट्रांसपोर्टेशन स्लो। तो इसलिए इनका जो है जहाँ पर ध्यान मन जाएगा वहाँ पर ये सब बढ़ जाएंगे। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि शरीर को ही अपने ध्यान का विषय क्यों ना बना दिया जाए, सबसे बढ़िया है। और खासकर अगर हमारा उद्देश्य अपने हेल्थ को प्राप्त करना है तो सबसे अच्छा है। बाकी किसी को भी कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं समस्या है कि ध्यान के लिए विषय क्या बनाया जाए, किसी भी विषय को आप ले सकते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर शरीर के ही, चूँकि अभी हम सभी समाधि जब मिलेगी तब मिलेगी, हम अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूवमेंट के लिए ध्यान करना चाहते हैं या योगाभ्यास करना चाहते हैं। तो उस दृष्टिकोण से अपने शरीर के ही किसी अंग को ध्यान का विषय अगर बनाया जाए तो वो सबसे अच्छा है। और शरीर में किसी भी अंग को ले सकते हैं, लेकिन चक्रों का लें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि चक्र क्या है, वो एनर्जी के मुख्य सेंटर पॉइंट है। उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं हमारे शरीर के कैबिनेट मिनिस्ट्रालय है, कैबिनेट मिनिस्ट्री है चक्रों का जो कॉन्सेप्ट है। ये 6 जो चक्र हैं और 7वां सहस्रार को भी अगर चक्र में काउंट कर लें तो ये जो 7 चक्र हैं ये हमारे शरीर की जो है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री है। सब पूरे शरीर की ऊर्जा का पूरा स्टोरेज इन्हीं 7 पॉइंट पर होता है, किसी एक पॉइंट पे कर सकते हैं। चक्रों के बारे में आपको जानकारी होगी ही। प्राइवेट पार्ट्स के पास जो है मूलाधार चक्र होता है, उसके 4 अंगुलों पर स्वादिष्ठान, नाभि पे मणिपुर, और हृदय के पास अनाहत चक्र, गले में विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र दोनों आइब्रो के मध्य में, और ब्रेन में सहस्रार चक्र। तो इस तरह से 7 चक्र होते हैं। ऊपर के चक्रों पे ध्यान करने से कई बार सिर में भारीपन या हेडेक होने की संभावना रहती है। हाई बीपी वालों को नहीं करना चाहिए, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो यहाँ पर सामान्य दशा में बर्दाश्त करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नाभि सबसे बेस्ट स्थान है, नाभि पे ध्यान कर सकते हैं, अनाहत तक में कहीं भी कर सकते हैं। तो आज हम नाभि को स्थान मानेंगे, क्योंकि नाभि पे जो चक्र रहता है उसका नाम है मणिपुर चक्र। नाभि या मणिपुर चक्र का स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक डेवलपमेंट दोनों दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जो नाभि है वह हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है, और यही पहली सेल है जो स्पर्म और ओवम के मिलने से बनी, जायगोट जिसको बोलते हैं, और वहीं से हमारे शरीर का डेवलपमेंट हुआ। योग का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राण प्रवाह का जो मार्ग है वो क्या है, नाड़ियाँ। वो 72,000 नाड़ियों का सेंटर पॉइंट है, सभी नाड़ियों का गुच्छ यहाँ पर आकर के कनेक्ट होता है। इसी स्थान से हमने 9 माह माँ के गर्भ में रह करके पोषण प्राप्त किया। इसी रास्ते से हमारा शरीर का ब्लड निकल के प्योरीफाई होने के लिए माँ के लंग्स से जुड़ा रहा, माँ के ब्लड से जुड़ा रहा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। नाभि जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है केंद्र है मानव शरीर का। तो इसलिए आज हम लोगों को, आप लोगों को जो ध्यान कराएंगे वो नाभि पर ही कराएंगे। अब ध्यान यहाँ से प्रारंभ करेंगे। आप लोग अपनी स्वाभाविक स्थिति में जहाँ पर भी बैठ सकते हैं, जहाँ पर भी हैं बैठ कर जाएं, और ऐसा कुछ कर लें कि आपको मेरी आवाज़ के अतिरिक्त दूसरी ध्वनियाँ ना सुनाई पड़े। ऐसे स्थान पर बैठें, कमर गर्दन सीधी करें और ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करें। आंखें बंद, ध्यान श्वास पर। बंद नेत्रों से अपनी श्वासों को ध्यान करें। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शरीर में प्रवेश होता हुआ अनुभव करें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती हुई और उसके प्रवेश होने से शरीर का एक एक भाग पुलकित होता हुआ, शरीर का एक एक भाग रोमांचित होता हुआ। प्रत्येक श्वास नाभि तक पहुंच रही है और नाभि से फिर वापस आ रही है। फ्रॉम नासिका टू नाभि,
फ्रॉम नाभि टू नासिका, फ्रॉम नाभि टू नासिका, फ्रॉम नासिका टू नाभि, फ्रॉम नाभि टू नासिका। नाभि में स्थित मणिपुर चक्र, जिसकी 10 पंखुड़ियां, पीले कलर का प्रकाश चारों ओर प्रवाहित होता हुआ प्रत्येक श्वास के संपर्क में आकर उसका प्रकाश और तीव्र होता हुआ, उसका प्रकाश और तीव्र होता हुआ, बहुत तीव्रता के साथ मणिपुर चक्र का प्रकाश बढ़ता हुआ और तीव्रता के साथ बढ़ता हुआ, और उसका प्रकाश नाभि से चारों ओर प्रवाहित हो रहा है। पूरी श्वास भरें, पूरी श्वास निकालें। प्रत्येक श्वास के साथ नाभि में स्थित मणिपुर चक्र की प्रखरता बढ़ती हुई, बहुत तीव्र उगते सूर्य के समान तपता हुआ उगता सूर्य नाभि पर अनुभव करें, और उसकी प्रचंड गर्मी और गर्मी से युक्त प्रकाश की लहरें, तीव्र लहरें नाभि से चारों ओर प्रवाहित होती हुई, नाभि से चारों ओर प्रवाहित होती हुई, बहुत तीव्रता के साथ चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं। ऊपर की ओर जाने वाली, नीचे की ओर जाने वाली तीव्र प्रकाश की लहरें, ऊर्ध्वगामी नाभि से प्रकाश लहरें क्रमशः रास्ते में आने वाले अंगों को बेधती हुई, रास्ते में आने वाले अंगों के अंदर प्रवेश करती हुई ब्रेन तक पहुंच रही हैं। और नीचे की ओर जाने वाली प्रकाश की लहरें पैर की उंगलियों तक, ऊपर की ओर जाने वाली प्रकाश की लहरें नाभि से मस्तिष्क तक पहुंचती हुई, और नीचे की ओर जाने वाली प्रकाश की लहरें पैर की उंगलियों तक। और तीव्र प्रवाह, और तीव्र प्रवाह। इस प्रकाश की लहरों से हमारे शरीर की एक एक कण, एक एक सेल वाइब्रेट कर रही है, एक एक सेल में उत्तेजना हो रही है, एक एक सेल में स्पंदन हो रहा है। अब इस प्रकाश की लहरों के साथ एक मानसिक यात्रा करें। नाभि से तीव्र प्रकाश की लहरें ऊपर की ओर चढ़ती हुई, दोनों साइड में, दोनों गुर्दों में प्रवेश करती हुई, बोथ किडनीज ऊपर की ओर, छोटी और बड़ी आंतों में, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, राइट साइड लिवर में प्रवेश करती हुई, सीधे स्ट्रेट नाभि से ऊपर स्टमक में प्रवेश करती हुई, और लेफ्ट साइड स्प्लीन और पैंक्रियाज में प्रवेश करती हुई, पैंक्रियाज की एक एक सेल को वाइब्रेट करती हुई, लीवर के एक एक हिस्से को वाइब्रेट करती हुई, अब पसलियों के अंदर प्रवेश कर रही हैं, वक्षस्थल में, चेस्ट के भाग में, और चेस्ट के अंदर दोनों ओर स्थित दोनों फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती हुई प्रकाश की धारा, प्रकाश की लहरें लंग्स के एक एक हिस्से को उत्तेजित करती हुई, क्रमशः हमारा पूरा लंग्स प्रकाशित हो गया, प्रकाशमय हो गया। और नाभि से तीव्र प्रकाश की धारा ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर चढ़ती हुई अब हार्ट में प्रवेश कर रही है, हृदय के अंदर प्रवेश कर रही है। हृदय का एक एक चैम्बर, एक एक वाल, उसका एक एक पार्ट प्रकाश की धारा से प्रकाशित होता हुआ, वाइब्रेट करता हुआ, और हमारा हार्ट पूरी तरह से प्रकाशित होता हुआ तीव्र प्रकाश के साथ। अब प्रकाश की धारा ऊपर कंधे तक पहुंच गई। कंधे का प्रकाश कोहनी, बांह के माध्यम से, रिस्ट के माध्यम से फिंगर टिप तक आता हुआ, और थ्रोट का प्रकाश ऊपर सिर में प्रवेश करता हुआ, थ्रोट का हिस्सा, फोरहेड का हिस्सा, आइस, नोज, एयर्स, इन सारे में प्रकाश ही प्रकाश। अब नाभि का तीव्र प्रकाश सीधे ब्रेन में प्रवेश करता हुआ, और धीरे धीरे चारों ओर से ब्रेन में प्रकाश ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, और हमारा संपूर्ण ब्रेन प्रकाशमय। नाभि से तीव्र प्रकाश की धारा ब्रेन तक सीधे पहुंच रही है, और ब्रेन की एक एक सेल प्रकाशित होती हुई, एक एक सेल वाइब्रेट करती हुई, प्रकाश की लहरें अनुभव करें, तीव्र लहरें नाभि से ब्रेन तक पहुंचती हुई तीव्र लहरें, एक उसके पीछे दूसरी, उसके पीछे तीसरी, उसके पीछे चौथी, ऐसे अनंत प्रकाश की लहरें, लहरों की श्रृंखला, लहरों की सीरीज।
अब इसी प्रकार नाभि से नीचे की ओर प्रकाश की धारा, नाभि से नीचे की ओर प्रकाश की धारा समस्त रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रवेश करती हुई ओरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, पोस्टेड ग्लैंड्स, यूरिनरी ब्लैडर, प्राइवेट पार्ट्स के भाग, इनमें प्रकाश की धारा प्रवेश करती हुई, दोनों जंघाओं में प्रवेश करती हुई प्रकाश की धारा फीमर बोन, काफ मसल्स, बोथ नीज काफ मसल्स, टीबी फिबुला बोन, एंकल्स, हील्स, सोल और पैर के टोज तक, सारे टोज तक। अब हमारा संपूर्ण शरीर प्रकाशमय, बहुत तीव्रता के साथ प्रकाश नाभि से पूरे शरीर में प्रवाहित होता हुआ और शरीर का एक एक कण प्रकाशित करता हुआ, शरीर का एक एक कण प्रकाशित होता हुआ, और हमारा संपूर्ण शरीर प्रकाशमय, प्रकाशमय। नाभि से पूरी तीव्र गति से प्रकाश की धारा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। शरीर का एक एक कण, एक एक सेल वाइब्रेट कर रही है प्रकाश से, और यह प्रकाश इतना तीव्र प्रवाहित हो रहा है कि हमारे समस्त रोम छिद्रों से यह प्रकाश बाहर निकल रहा है, रोम छिद्रों से प्रकाश बाहर प्रस्फुटित हो रहा है, और प्रकाश की धारा, प्रकाश का प्रवाह शरीर के बाहर निकलता हुआ आभा मंडल के रूप में हमारे शरीर से चारों ओर प्रकाश की धारा प्रत्येक रोम छिद्रों से प्रस्फुटित होती हुई हमारे शरीर की समस्त सेल वाइब्रेट कर रही हैं और समस्त सेल स्वस्थ हो रही हैं, समस्त सेल के सामान्य फंक्शन रेगुलाइज हो रहे हैं, और हमारे शरीर के सभी अंग, सभी पार्ट्स, सभी सिस्टम्स अपने कार्यों को संपादित करने में पूरी तरह से सक्षम हो रहे हैं। हमारे शरीर का एक एक भाग स्वस्थ हो चुका, समुन्नत हो चुका। शांति पाठ 3 बार ओम बोल के शांति पाठ करेंगे। ओम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हथेलियां रगड़ें, गर्म हथेलियों से चेहरे आकृति सिकाई करें, फिर आंखें खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास संपन्न हुई। बीएससी थर्ड ईयर के लोग अपनी अटेंडेंस दे देंगे, और बीपीटी सेकंड सेमेस्टर के जो लोग जुड़े हैं वो सीआर महोदय अपनी अटेंडेंस लगा करके और बाद में किसी दिन आकर के अपना ग्रुप में अब वो कर लेंगे, या मेरे पास रजिस्टर है, आप भेज देना, मैं लगा लूंगा। मैं नाम बोल रहा हूँ, उसी के साथ अटेंडेंस जो है वो लग जाएंगे। इसके बाद बेसिक सेकेंड ईयर की क्लास है, और टाइटल है आज का अष्टांग योग। पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें जो लोग जुड़ना चाहें वो जुड़े रहेंगे। 10 मिनट बाद वो क्लास शुरू होगी। 11:15 बज रहा है, 11:30 पे शुरू करेंगे, ठीक 11:30। हाँ, नाम बोलिएगा, मैं नाम बोल रहा हूँ। बीएससी थर्ड ईयर आदिति, आनंदिता, अनन्या, आराधना, दीपाली, काजल। काजल तो थी, अभी दिखी थी, नहीं है संजना? काजल तो... आवाज क्यों नहीं आ रही है बेटा? आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही? यस सर, अब आ रही है। अब आ रही है। अच्छा, बीच बीच में कट हो रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये दरअसल मैंने फोन से नेट कनेक्ट कर दिया था, अब लाइट आ गई है, तो हमको लगता है वही बीच में उससे जुड़ गए। आ रही बात सर। अब
अब आ रही है?